अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बेटा, लास्ट डे हम डिस्कस कर रहे थे इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल वर्बल की, और आई थिंक 160 क्वेश्चन हो चुके थे उसके। यस सर। पिछले दिनों जो लेक्चर हुआ और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में एक टेस्ट हुआ है, वो असल में मेरा लैपटॉप का इशू बना हुआ है, इसकी वजह से वो टेस्ट नहीं हो पा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। खैर, उन क्वेश्चन में या उस टेस्ट में कोई मसला है तो आप लोग जो 60 क्वेश्चन हो चुके हैं उनमें से किसी में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है? नहीं है? क्लियर है? ये देख लें कि इसके बाद इसी फाइल का एक टेस्ट भी होना है। पिछली दफ़ा भी हुआ था, पता नहीं किन बच्चों ने अटैम्प्ट किया था, और मैंने कहा था कि 90% जिसके मार्क्स होंगे वो पास होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे के 89 आए थे, 90 किसी के नहीं आए। ठीक है, उम्र के 89 आए थे बस। तो इस दफ़ा मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, क्योंकि एक एक सवाल मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। तो अब तो मेरा इतना फ़र्ज़ है, इतना हक तो मेरा बनता है ना, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, तो आप लोग मेरा हक मुझे दें। ठीक है ना? तो इस दफ़ा मुझे 100% रिजल्ट चाहिए होगा उस फाइल में। ठीक है? अच्छा खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो गयास। 61। आपको बोलना नहीं आता? चलें जल्दी करो ना बच्चे। तो ठीक है ना, आप पास बैठे होते हो, आप बोले करो, थोड़ा बाहर जाएगा। जी बेटा, ये हमारे पास एक जंबल ऑफ लेटर है रैपिस। ठीक है, वो कहता है कि हमने इसको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड जब बन जाए तो फिर बताना है कि ये जो मीनिंगफुल वर्ड है ये आया किसी सिटी का नाम है, किसी सी का नाम है, किसी ओशन का नाम है, किसी सब कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या बनता है? पेरिस बनता है। अब बेटा पेरिस तो हमने इसको बना लिया, ठीक है, अब पेरिस है क्या वो कौन बताएगा? सिटी हो गया पेरिस। किसका सिटी है ये कौन बताएगा? फ्रांस। कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का ये क्या है? कैपिटल है। तो बेटा ये ज़हन में रख लें कि हमारे पास जब हम रैपिस को एक मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करते हैं तो हमारे पास बनता है जी पेरिस, और पेरिस इज द कैपिटल ऑफ। अब अगर कैपिटल है तो लाजमी बात है ये क्या है? सिटी है। कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वो लाजमी ये नहीं पूछेगा कि इट इज सिटी कॉन्टिनेंट, ये भी पूछ लेता है कि इसको जब हम मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करते हैं तो हमारे पास ये किस कंट्री का कैपिटल बनता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है आपसे कि ये कैपिटल है या सिटी नहीं देता, वो कैपिटल का वर्ड यूज कर देता है। तो आपने बेटा क्या लगाना है? कैपिटल लगाना है। आ रही है समझ? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। After arranging Netra, it is the name of स्पेलिंग बोलो। NER NERHTA। HTA। जी बेटा, अब ये हमारे पास है जी एक जंबल ऑफ वर्ड है, ये भी लेटर है जंबल ऑफ। इसको भी हमने अरेंज करना है एक मीनिंगफुल वर्ड में और बताना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, जब हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास ये बनता है तेहरान। अब तेहरान क्या है बेटा? तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान। ये ईरान का क्या है? कैपिटल है। तो इसमें भी वो सेम चीज रिपीट कर सकता है, वो सिटी नहीं देता, वो कैपिटल पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि किस कंट्री का कैपिटल है। ठीक है, तो ये बेटा आप लोग माइंड में अच्छी तरह क्लियर कर लें कि इट इज अ कैपिटल ऑफ ईरान। लेकिन बेशक ये कैपिटल है लेकिन है तो सिटी। क्या ख्याल है? तो इसका आंसर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सिटी है। ठीक है ना, तो इसका हमने सिटी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2-4 क्वेश्चन बल्कि 5-6 क्वेश्चन इसी तरह के ही हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, बाकी कुछ हैं थोड़े गड़बड़ वाले। After arranging Indra, it is the name of स्पेलिंग बोलो। INAR BAA। जी बेटा, ये जब कह रहा है कि हम जब इसको अरेंज करते हैं इस जंबल ऑफ लेटर को तो ये हमारे पास क्या बनता है बेटा? जब हम इसको अरेंज करते हैं
तो ये बनता है हमारे पास अरेबियन। क्या बनता है? अरेबियन। अरेबियन। जी। अब बेटा अरेबियन क्या चीज है आपको पता है? नहीं, वो तो अरब्स होते हैं ना। अरेबियन बुहरा अरब के बारे में सुना हुआ है? किस साइड पे है? जनूब वाली साइड पे, साउथ, इधर नहीं, इधर। ठीक है, अच्छा खैर, ये बन रहा है हमारे पास अरेबियन, एंड अरेबियन इज अ सी। ठीक है, अरेबियन हमारे पास क्या है? ये सी है, समंदर का नाम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एनालॉजी क्वेश्चन है, डॉग, बिच, हॉर्स। जी बेटा ये सुने, वो कह रहा है जो डॉग है ना उसका रिलेशन वो बना रहा है जी बिच के साथ। ठीक है, अब वो कहता है कि जो हॉर्स है उसका रिलेशन किसके साथ? अब देखिए बेटा, ये दरअसल मैस्कुलाइन एंड फीमिनाइन है, मुजक्कर मुअन्नस। ठीक है, डॉग का जो मुअन्नस है, जो फीमिनाइन है, वो है बिच। अब इसी तरह हमने हॉर्स का फीमिनाइन लिखना है कि उसका मुअन्नस क्या बनता है। अब हॉर्स का मुअन्नस क्या है? मेयर। मेयर बोलते हैं बेटा घोड़ी को। तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर व्हाई पीपल रीड न्यूज़पेपर। जी बेटा, व्हाई पीपल रीड न्यूज़पेपर, इसके ऑप्शन बोले जरा। टू गेट नॉलेज, हाँ। टू इन्फॉर्म्ड अबाउट वर्ल्ड, टू ट्रेन वेल, टू लर्न लैंग्वेज। जी बेटा, इसके जब ऑप्शन देखते हैं ना तो हर स्टेप पे हमें ये लगता है कि ये भी सही है। तो गेट नॉलेज, अखबार से हम नॉलेज भी लेते हैं। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज, हम उर्दू ज़बान, हम आपको पता है डान अखबार ज़्यादातर लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि अंग्रेज़ी ज़बान अच्छी तरह आ जाए, वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। ठीक है, इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हर स्टेप पे हमें यही लगता है कि ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन आज आपको मैं इस ऑप्शन को याद करने की एक निशानी बताता हूँ। इस निशानी से आपको ना याद रहेगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बेटा वर्ड न्यूज़, न्यूज़ पे अगर हम फोकस करें ना तो ये 4 लेटर का मिक्सचर है न्यूज़। इसका मतलब है अगर हम देखें तो कहा जाता है कि एन का मतलब है नॉर्थ, ई का मतलब है ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट, एंड एस का मतलब है साउथ। अब अगर हम एक जगह पे बैठे हैं और हम अपनी चारों डायरेक्शन का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। ऐसी बात है ना, इधर 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 हर जगह की अगर हम बात करें तो हम एक पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। और अगर हम अखबार के बारे में पढ़ें, जो हम न्यूज़ की बात करते हैं, तो बेटा न्यूज़ में हम पूरी दुनिया का नॉलेज ले रहे होते हैं, हमें पूरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, ना कि एक स्पेसिफिक। वो अलग बात है कि न्यूज़ स्पेसिफिक एरिया की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप बैठे हैं वहां से एक सर्कल में आपके चारों अतराफ का नॉलेज आपको वो दे रहा है न्यूज़पेपर। तो बेटा न्यूज़ को याद रख लें कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने न्यूज़ से ही गैस लगाना है कि अगर न्यूज़ का मतलब है ना कि चारों तरफ, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं। और अगर पूरी दुनिया की बात हो रही है तो उसमें हम कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? टू इन्फॉर्म अबाउट द वर्ल्ड, कि हम दुनिया के बारे में सीख रहे हैं, हमें दुनिया के बारे में पता चल रहा है कि दुनिया क्या है, उसमें क्या हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई पीपल यूज कार। जी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई पीपल यूज कार, लोग कार क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन बोलो जरा। टू ट्रेवल, टू कम्युनिकेशन, टू एंजॉय, टू वर्क। जी, क्या ऑप्शन है इसका? वेरी गुड, कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, इसकी क्या रीजन है? हम कार को सिर्फ ट्रेवल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। कार के अगर हमने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, लाजमी ट्रेवल तो नहीं है कार में, तो हम वो भी कर रहे हैं। हम पार्टी करने के लिए कार इंजॉय करते हैं, कार को कार से इंजॉय भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो अगर हम देखें तो बाकी सारे ऑप्शन ठीक बन रहे हैं। बेटा वर्ड कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें ना तो बेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है मवासलात, या फिर दूसरे लफ्जों में अगर हम देखें तो इसका मतलब यह भी होता है नकलो हमल। ठीक है, नकलो हमल का मतलब है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे वो कोई मैसेज हो, चाहे वो कोई पैगाम हो, चाहे वो कोई खबर हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई बंदा हो, कुछ भी हो, एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह तक ले जाए। अब कार की अगर हम बात करें तो वो लाजमी इंसानों को थोड़ी ले जाती है,
उसमें तो हम सामान भी उठा के ले जा रहे हैं। तो इसको हम अगर हम देखें तो इसमें बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू कम्युनिकेशन। हम इसको कम्युनिकेशन का ये सोर्स है हमारे पास, हम इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। सिर्फ ट्रैवल, इंजॉय या दूसरा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, एक और भी है, ट्रैवल है, एक इंजॉय है, दूसरा वर्क। इसके अलावा भी तो हम ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इस एक वर्ड में आ रही हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट दिन बताया था कि व्हाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू ग्रूम वेल, उसमें बाकी सारे अगर हम ऑप्शन देखें तो वो भी ठीक बन रहे थे, लेकिन टू ग्रूम वेल एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें तीनों ऑप्शन को उसने लपेटा हुआ था, तीनों ऑप्शन उसमें आ रहे थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सेकंड लास्ट लेटर ऑफ ब्यूटी आफ्टर अरेंजिंग इट मीनिंगफुल वर्ड। जी बेटा, वो कह रहा है कि हमने स्पेलिंग बोलो जरा जो इधर लिखे हुए ब्यूटी के। जी UT YE AB। जी बेटा, वो ये हमारे पास एक जंबल ऑफ लेटर है, इसको वो कह रहा है कि एक मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करें और अरेंज करने के बाद उसका सेकंड लास्ट वर्ड बताएं कि कौन सा बनता है, ठीक है। अब बेटा ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये हमारे पास बनता है जी ब्यूटी, ठीक है, और ब्यूटी का सेकंड लास्ट लेटर हमारे पास क्या बन रहा है जी, टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, टी इज द करेक्ट ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will be the letter in word management when it is alphabetically arranged? कौन सा लेटर वो पूछ रहा है, मैनेजमेंट का कौन सा लेटर सर, फिफ्थ लेटर जी। ये देखे बेटा, मैनेजमेंट वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हमने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया था, A to Z अरेंज करना। A to Z मतलब कि जो ABC में पहले नंबर पे आते हैं वो पहले लिखेंगे, जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो जो तीसरे नंबर, मतलब जो बाद में आते हैं उनको हम बाद में लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखें, अगर हम इसको अरेंज करें तो देखिए बेटा हमारे पास ये क्या बनता है, पहले तो हम लिखेंगे A, एक बार A, दूसरी बार A, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बन रहा है जी E, ठीक है, एक बार E और दूसरी बार E। उसके बाद हमारे पास बन रहा है G। अब उसने पूछा हुआ कौन सा है, फिफ्थ लेटर पूछा हुआ, बेटा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखें अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि आया हम E को या A को एक बार काउंट करेंगे या दो बार। बेटा ये दोनों बार अलग अलग काउंट होगा, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, और ये हमारे पास G कौन से नंबर पे है, पांचवें पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास G है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A person purchased a book for raise 500 जी। A person purchased a book for raise 500 and sold it for 700. Calculate its profit. प्रॉफिट सिर्फ या प्रॉफिट परसेंटेज, Profit percentage. ठीक हो जी बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास, एक बंदा एक बुक खरीदता है जी बेटा, एक बंदा है वो किताब लेता है जी 500 रुपए की और उसको वो बेच रहा है जी 700 रुपए, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताएं कि एक तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है और उसकी फिर परसेंटेज भी बताएं कि वो कितने परसेंट है। बेटा परसेंटेज तो हम तभी बताएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ कितना, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट जो उसको हुआ है वो निकालते हैं। उसकी क्या फार्मूला है बेटा, जिस प्राइस पे वो उस चीज को सेल कर रहा है उसको लिखें, उसमें से माइनस कर दें जिस प्राइस पे उसने उस चीज को खरीदा था, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है जी हमारे पास उसका प्रॉफिट, मतलब उसको 200 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने इसकी निकालनी है परसेंटेज 200 रुपए की। दो फार्मूले, एक जुगाड़ वाला और एक तरीके वाला, दोनों जो आपको पसंद है, ठीक है। पहले मैं दूसरा फार्मूला जो एक आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सिखाता हूँ कि फार्मूला हमारे पास है बेटा प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का, कि अगर हमने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो उसका क्या फार्मूला है बेटा, वो कीमत जिस पे वो खरीद रहा है वो उस पे डिवाइड कर दें उसको, सॉरी प्रॉफिट को पहले बेटा प्रॉफिट लिखें, उसको डिवाइड कर दें उस प्राइस पे जिस पे वो खरीद रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसका प्रॉफिट कितना हमने निकाला है यहाँ पे 200 लिखें, उसको डिवाइड करें, उसने खरीदा कितने का था बेटा 500 का, 500 पे, और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 100 के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 इसके साथ कैंसल, और 5 4 बार 20
और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 40%। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी बताऊं जी। दूसरा तरीका बेटा ये है कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये जो 200 है ना, ये 500 का कितने परसेंट बनता है। ऐसे ही है ना, हमारे पास परसेंटेज है 200 और उसकी कीमत खरीद कितनी है 500। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये जो 200 है ये 500 का कितने परसेंट बनता है। अच्छा, अब देखें, हम पहले 500 का निकालते हैं 10%। 10% फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको पता है कि उसको 10 पे डिवाइड कर दें। हमें ये पता चला कि 500 का 10% है 50। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 10% प्लस 10%, मुझे पता चला कि अगर जो 20% है ना वो 100 आ रहा है। 10% 50 निकाला, दूसरा 10 भी 50 था। ठीक है, 10% प्लस 10%, क्या आंसर आ गया जी 100। अगर 20% 100 है तो 200 कितने परसेंट हो जाएगा 40% हो जाएगा। सिंपल बेटा, ये जुगाड़ है और ये फार्मूला है जो आपको आसान लगे। ठीक है, ये जुबानी करने के लिए है और ये कॉपी पे करने के लिए। ये किसका मोबाइल बाज रहा है, बंद कर इसको। जी बेटा, ये हमारे पास वर्क एफिशिएंसी का क्वेश्चन। ठीक है, तनासब रास्त माकूस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से क्या कह रहा है वो, कितने गैलन उसको रिक्वायर्ड है जी, पहले बताओ। 50 गैलन। 50 गैलन पे वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। अच्छा, अब बताएं मुझे कि दोबारा वो क्या पूछ रहा है सर, वो डिस्टेंस बता रहे हो, डिस्टेंस कितना है सर 400 किलोमीटर। वो कह रहा है कि 400 किलोमीटर तय करने के लिए उसको कितना गैलन फ्यूल दरकार है, ये हमने फाइंड आउट किया। अब बेटा एक बात सुने मेरी, एक बात क्लियर है कि अगर वो 50 गैलन पे 320 किलोमीटर का सफर तय कर, ठीक है। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, पहले भी हर बार बताता हूं, दोबारा बता देता हूं। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है जिसमें अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या अगर एक वैल्यू के कम होने से दूसरी ऑटोमेटिक कम हो जाए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली क्या है, अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो जाए तो वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरा इधर आए बेटा, हमारे पास ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू। अगर वो कह रहा है कि वो 50 गैलन पे 320 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। अब हम डिस्टेंस बढ़ा के कह रहे हैं 400, मतलब मेरे पास ये जो एक वैल्यू है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 300 से कहां पे आ गई है, 320 से कहां पे आ गई है, 400 पे आ गई। एक वैल्यू हमारे पास है 320 पहले, वो बढ़ के कितनी हो गई है 400। एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो 50 गैलन में 320 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, हमने उसको 400 किलोमीटर तक भगाना है, तो मुझे ये बताएं 50 से ज्यादा फ्यूल रिक्वायर्ड होगा या कम, ज्यादा। अब एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, ऑटोमेटिक क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो हमें फ्यूल भी ऑटोमेटिक बढ़ाने पड़ेंगे। अब एक भी ये भी इंक्रीज कर रही है और ये भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मैंने आपको बताया कि जब दोनों वैल्यू इंक्रीज कर रही हो तो वो कौन सा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया बेटा इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बेटा इसको लिखने का तरीका ये है कि हमेशा सबसे पहले टेल लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। अब इसकी टेल बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये है मेरे पास x डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 320। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी, या फिर इसको x की वैल्यू को इधर रख लें और ये 50 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आपको मुनासिब लगे। अच्छा, मैं इस तरह करता हूं, x को इधर रख लेता हूं। अब ये 400 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाई बाय ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गई। अब आप क्या करें, 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम 400 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 4000, लेकिन अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2000। क्या आएगा, 2000। अब बेटा 2000 को डिवाइड कर लें आप 32 पे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उसको फ्यूल रिक्वायर्ड होगा। वो अगर आप कहते हैं तो कर देता हूँ, अगर नहीं तो मुझ पे यकीन है तो ये आंसर है तो फिर आ जाएगा। क्या कर दो, आ जाएगा।
इसका आंसर निकाल लीजिएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज मुझे हाईली अलर्ट किया गया है कि आपने 1 घंटे के अंदर इस काम को निबेड़ना है, इस वजह से मैं थोड़ा खींच रहा हूँ, वरना पहले तो मैं 2-2 घंटे भी लग रहा हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बोलो। अमजद एंड अहमद केप्ट 24 जी बेटा, अमजद और अहमद के पास ना वो कह रहा है टोटल अमजद प्लस अहमद, इनके पास ना टोटल है 24 बॉल्स। ठीक है, अब वो कहता है कि अमजद हैज, पढ़ो, अमजद केप्ट 3 टाइम्स मोर देन अहमद। हाँ, अमजद के पास जो है ना वो 3 टाइम्स मोर देन, किसके पास, अमजद के पास, और अहमद के पास हमने मालूम करनी है, ऐसे ही है। अच्छा, अब बेटा टोटल 24 बॉल है, वो हमें कह रहा है कि जो अमजद के पास है ना वो 3 टाइम्स मोर है। हम ये कंसीडर करते हैं कि जो अमजद है, अहमद है ना, उसके पास x बॉल है। कितनी बॉल है? x। अगर इसके पास x है और इस x से इसकी 3 टाइम्स ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कितनी होगी, 3x होगी। ठीक है, और हमें उसने ये भी बताया है कि इन दोनों बॉल्स का जो टोटल सम है वो हमारे पास 24 है, इससे ज्यादा नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों की वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, 3x प्लस x इज इक्वल टू 24। मतलब ये है कि ये अमजद की बॉल्स है 3x, और ये क्या है, x अहमद की बॉल्स है, और टोटल इनका आंसर कितना आ रहा है जी, 24 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, 3x प्लस x, क्या आंसर आएगा, 4x। 4x इज इक्वल टू 24। अब बेटा ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब बेटा अहमद के पास x थे, मतलब अहमद के पास कितनी बॉल्स है, 6 है, और अमजद के पास 3x थी। मतलब क्या है कि अगर हम 3 और x की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास अमजद के पास कितनी बॉल्स आ जाएंगी, 18। अब ये उस पर डिपेंड है कि वो किसकी पूछ रहा है, मेरे ख्याल में वो अहमद की पूछ रहा है। ऐसे अहमद के हमारे पास 6 बॉल है, अगर वो अमजद की भी पूछ रहे तो अमजद के पास कितनी है बेटा, 18 बॉल है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy has average of 50 in 5 tests. How बेटा much? एक बात सुने, एवरेज फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है। आपने दिए 5 टेस्ट, ठीक है, आपने क्या करना है, उन 5 टेस्टों के नंबरों को आपस में प्लस करके ना उनकी तादाद पे डिवाइड कर, आपके पास एवरेज आ जाएगा। देखते हैं, अगर मैं देता हूँ 5 टेस्ट, मतलब पहले टेस्ट के नंबर प्लस दूसरे के नंबर प्लस तीसरे के प्लस चौथे के प्लस 5वें के, और मैं इसको किस पे डिवाइड करूंगा, 5 पे डिवाइड करूंगा। अब वो कह रहा है कि एक बंदा है, उसने 5 टेस्ट दिए हैं, ठीक है, और उसकी जो एवरेज आई है ना वो 60 आई है। 60 है या 50 है? क्वेश्चन है पूरा 50 है ये सर। How much should he पूरा get in पीछे से next पढ़ना, test? पीछे से पढ़ना। A boy has average of 50 in 5 tests. जी बेटा, वो कह रहा है कि उसकी एवरेज आई है 50 5 टेस्ट की। अब मैं क्या करता हूँ, मतलब मैंने अब दोबारा देखना है, मैं क्या करता हूँ 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 5 टेस्टों के टोटल नंबर कितने थे। ऐसे है क्योंकि ये उनको प्लस किया गया और उन पे डिवाइड किया गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब एक टेस्ट की एवरेज है 50। अब अगर उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास टोटल टेस्ट जो उसने दिए उन सब के क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मतलब मैं उसका ये जो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है वो खत्म कर रहा हूं, इसको सॉरी डिवाइड वाला जो ऑप्शन है वो खत्म कर रहा हूं इसको मल्टीप्लाई करने से। अब मैंने 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 250। अब जरा आगे पढ़ो, वो क्या कहता है, How much should he get in next test to have average of 70? जी। अब वो कह रहा है कि 70 एवरेज लेने के लिए उसको नेक्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे। अब मैं क्या करता हूं, पहले बेटा उसने 5 टेस्टों के 250 मार्क्स थे, ठीक है। अब उसने एक टेस्ट और देना है, कितने टेस्ट हो जाएंगे, 6, और उसकी एवरेज हमने कितनी निकालनी है, 70, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं 70 एवरेज निकालूं और 6 टेस्ट हो तो उन 6 टेस्टों के टोटल मार्क्स कितने बनते हैं। अब क्या करूंगा मैं, 70 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या आंसर आएगा इसका, 420 जी। अब बेटा एक बात समझ में आई कि अगर 6 टेस्ट दे तो उसके टोटल मार्क्स बनते हैं 420, और अगर वो 5 टेस्ट दे तो उसके टोटल मार्क्स बनते हैं 250। हमने ये देखना है कि जो नया टेस्ट हुआ है
उसमें से उसके कितने मार्क्स आए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उसके वो टेस्ट के मार्क्स आ जाएंगे जो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, 420 माइनस 250 इज इक्वल टू 70 170। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 170। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। If my age is 10 years and my brother is 2 times of my age. मेरी उम्र 10 साल है और मेरे ब्रदर की कितनी साल है, 2 टाइम्स है। 2 times है। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20, मतलब इस टाइम मेरे भाई की उम्र कितनी है, 20 साल। ठीक है नेक्स्ट। What will be our ratio after 10 years? जी अब यहाँ पे 10 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। अब देखो मैं पहले 10 साल का था, 10 साल गुजरने के बाद मैं 20 सालों का हो जाऊंगा, ऐसे ही है ना। तो इधर आ गया आंसर जी 20। अब मेरा भाई पहले 20 सालों का था, 10 साल गुजरने के बाद वो कितना हो जाएगा जी, 30 सालों का हो जाएगा। अब हमने निकालनी है इन दोनों की रेशो। रेशो किस तरह होती है बेटा, 20 रेशो 30। बेटा रेशो दरअसल डिवाइड की दूसरी फॉर्म है, ठीक है ना। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। अब इसका मतलब यह है कि 20 30 पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड होते हैं तो जीरो इनकी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और इनकी रेशो क्या आ जाएगी, 2:3। तो हमारी एज की जो रेशो है वो क्या है, 2:3 है आफ्टर 10 ईयर। इसका आंसर ये है जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीम समझ आई है? यस सर। यहाँ से बेटा समझना है, पूछिएगा जरूर। Salim has average of 60 in 4 बेटा ये उसी क्वेश्चन का भाई है जो भी हमने किया है, उसमें भी टोटल और उसमें से माइनस, और जो आंसर आए इसका आंसर आई थिंक 170 आता है। बताओ जरा, क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ। Salim has average of 60 in 4 subjects. जी 4 0 और 6 4 बार 24 240 आ गया जी 6 टेस्टों के। आगे बताओ दूसरे क्या कह रहा है वो। Salim average drops to 58 after अब वो 58 हो गया, 58 और कितने टेस्ट हो गए, अगले टेस्ट की वो बात कर रहे हैं। Yes sir. मतलब अब यहाँ पे टेस्ट कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। 5 को हमने 58 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आता है, 290। अब बेटा हम 290 को माइनस कर देंगे 240 से, तो बेटा उसके ना क्या आंसर आता है इसका, 50 नहीं 50 आता है जी। मतलब उसके 50 मार्क्स जो है ना वो कम आए हैं, इस वजह से उसने अपनी एवरेज क्या कर ली है, गिरा ली है, 60 to 58 आ गया। ठीक है, इसमें बेटा क्या करना है, दैट सिंपल। जितने भी ये क्वेश्चन है, पहले वो जितने टेस्टों की तादाद दे उसको उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर वो बाद में जितने टेस्टों की तादाद दे उनको उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है जी। नेक्स्ट If 10 men can dig well in 9 days, how many days can 15 men dig the same well? जी बेटा 10 मैन डिग अ वेल, कितने डेज, 15 डेज, 9 डेज। फिर वो आदमी कितना देता है, 15। और डेज हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। बेटा पहले क्वेश्चन ये समझा चुका हूँ, वर्क एफिशिएंसी वाला। जरा देखें इसमें क्या होता है। वो कह रहा है कि 10 बंदे एक काम को 9 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब अगर बंदे हो गए हैं 15, तो दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, कम लगेंगे। अब देखें यहां से एक वैल्यू 10 से बढ़ के कितनी हो गई है, 15। ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप लोगों ने अभी मुझे बताया है कि अगर आदमी ज्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, तो ये क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है। अब अगर एक वैल्यू इंक्रीज करे और दूसरी डिक्रीज करे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या करेंगे, एक तीर का रुख ऊपर की तरफ और एक का क्या कर देंगे, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे उसी तरह टेल टू हेड लिखेंगे, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई 15x इज इक्वल टू 90। ठीक है, x इज इक्वल टू 15 7 बार 15 6 बार, तो x इज इक्वल टू 6। हमारे पास कितने दिन लगेंगे जी, 6 दिन लगेंगे। इस तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी बोलो जल्दी। उसमें सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, इसी तरह का ये। सर अभी दूसरे क्वेश्चन है। अकबर इज ओल्डर देन अहमद। रुको जी, अकबर इज ओल्डर देन अहमद। उमर इज ओल्डर देन अकबर। अकबर जो है वो ओल्डर है अहमद से। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, उमर इज ओल्डर देन अकबर। और उमर जो है वो, ये उमर जो है वो अकबर से ओल्डर है। अब वो पूछ ये रहा है कि इन सब से बड़ा कौन है। तो ये देखिए बेटा, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है।
मुझे कह रहा है कि अकबर जो है वो एमन से बड़ा है, लेकिन एक नया बंदा यहाँ पे उसने आके ऐड किया उमैर, जो कि अकबर से भी बड़ा है, ठीक है। तो इन सब से बड़ा कौन है? उमैर। सिंपल सी बात है, सोल्यूशन की जरूरत ही कोई नहीं है। तो इन सब से बड़ा हमारे पास कौन है जी? उमैर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बोलो। Write the words formed from following numbers 18, 5, 19, 20. 18, 5, 19, 20। बेटा एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, ये पहले नंबर पे आता है, ये 10वें नंबर पे आता है, टी 20वें नंबर पे आता है और जी 26 नंबर पे आता है। अब बेटा उसने 18 दिया हुआ है, मतलब टी से 2 लेटर पीछे हैं तो क्या आता है हमारे पास? आर एस टी, आर आता है, ठीक है ना। अब हमारे पास आर है। अब ऑप्शन में देखिए सिर्फ एक ऑप्शन के स्टार्ट में आर है, बाकी किसी के स्टार्ट में आर नहीं। ऑप्शन बताओ जरा। किसी और के स्टार्ट में आर है? रेस्ट के अलावा किसी और के स्टार्ट, तो फिर एक ही हमारे पास ऑप्शन है जिसके स्टार्ट में आर आ रहा है। हमें आगे खब डालने की जरूरत ही कोई नहीं है, हम उसी रेस्ट को क्लिक करेंगे और आगे चले जाएंगे, अपना टाइम बचाएंगे, ठीक है। अगर हम बनाएं तो ई हमारे पास 5 नंबर पे आता है, एस हमारे पास 19 पे आता है और टी हमारे पास कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके स्टार्ट में आर आ रहा है, हम इसी को क्लिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। जी बोलोगे। Sister of my brother is your mother. वो सेम क्वेश्चन, मेरे भाई की बहन तुम्हारी माँ है। नहीं, अब यहाँ पे वो रिलेशन उलट पूछ रहा है, वो पता चल जाएगा सर। ठीक है ना। मेरे भाई की बहन तुम्हारी माँ है, वो कह रहा है कि तुम मेरे क्या लगती हो। पहले उसने पूछा था मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तो मतलब ये है कि वो मेरा मामू है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है तुम मेरे क्या लगते हो। अब मुझे मेरे जेंडर का नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता। मैंने आपको ब्लड रिलेशन के बारे में एक बात बताई थी कि बेटा ब्लड रिलेशन पे नाम की बेस पे कभी जेंडर नहीं डिफाइन करना, ठीक है। आप उसके भांजे भी हो सकते हैं, भतीजे भी हो सकते, सॉरी भांजी भी हो सकते हैं और भांजा भी हो सकते हैं। नीफियो और नाइसी दोनों हैं आप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी वाला है मेरे ख्याल में, नीफियो और नाइसी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, train covers 20 km in 1 hour. Then how much distance it cover in 1 minute? ट्रेन कवर 120 किलोमीटर इन 20 km in 1 hour. 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ये क्वेश्चन पहले हो नहीं गया बेटा। एक ट्रेन है, ठीक है, वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है 60 मिनट में। एक आवर का क्या मतलब है? 60 मिनट, ठीक है। अब ये 0 इसके साथ कैंसल, 2 1 बार 2 और 2 3 बार 6। हमें ये पता चला कि वो 1 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 1/3 हिस्से में ना 1 मिनट 1/3 हिस्से में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। अगर इसको मैं मजीद सिंपल करूं तो मुझे ये पता चलता है कि वो 1.5 मिनट में ना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। कितने मिनट में? 1.5 मिनट में। अब वो पूछ कितने मिनट में रहा है कि बताएं? 1 मिनट। 1 मिनट में, तो इसका आंसर 1 डिवाइडेड बाय 3 है या 1.5 है। सर वो पॉइंट में दिया आंसर। बोलना 3 किलोमीटर 0.5 किलोमीटर 0.3 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर। क्वेश्चन दोबारा बोल। Train covers 20 km in 1 hour. Then how much distance it covers in 1 minute? Distance पूछ लिए ना। Distance पूछ रहा है 1 मिनट में कितना कवर करेगा? तो 3 आएगा। हाँ तो वो 3 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो डिवाइड उलट हो जाएगा ना, फिर वो 60 डिवाइडेड बाय 20 होगा और उसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many months have 31 days in a calendar? ये आप बताओ। सर वो 30 वाले 4 होते हैं, 31 वाले 7 होते हैं। तो एक एक फरवरी। सियाना हो गया तो जूते मारो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। If second day of a month is Sunday, then what will यार be? ये क्वेश्चन फिर कहाँ से आ गए? क्या नंबर देख कौन सा 82 पढ़ा? नंबर है सर। अच्छा Yes, द sir. सेकंड डे ऑफ द मंथ। तूने 2 क्वेश्चन हड़प किए हैं मुझे लग रहा है, तेरी मनती है, तेरे ईमान पे चल रहे हैं। नहीं सर। अच्छा If second day of a month is Sunday, then what will be 23rd day of the month? अच्छा सेकंड डे इज द मंथ इज संडे, Yes sir. 23rd डे हमने बताना है। अच्छा अब देखिए बेटा क्या करना है, 2 के अंदर 7 को किया प्लस, आंसर क्या आ गया 9, मतलब 9 को भी हमारे पास क्या है संडे। 9 के अंदर अगेन 7 को प्लस किया, क्या आंसर आया 16। क्या जवाब आएगा? उस दिन को भी हमारे पास क्या है संडे। 16 के अंदर अगेन 7 को प्लस किया, हमारे पास क्या आंसर आया 23, और 23 को भी हमारे पास सेम डे रिपीट हो रहा है, वो कौन सा है जी? और बोलो।
बोल यार, In a row of इन boys, वास्ता कुछ बोल। in a row of boys, if a हाँ, ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था कि कब आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ करने वाला है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये कब if आएगा। a who is 10th from the left and B who is 9th from the right, interchange their positions. A becomes 15 from the left. How many boys are there in a row? skip sir, skip. अब नहीं स्किप नहीं करना, इस बार स्किप नहीं करनी। आप लोगों ने जिद की थी कि सर आप स्किप करवा देते हैं, ये क्वेश्चन हमें समझाएं आप। तो इस दफ़ा मैंने आपको 5 मिनट वाला क्वेश्चन भी समझाया था ना, स्किप नहीं करवाया। तो स्किप इस बार कोई क्वेश्चन भी नहीं करना, सारे करने हैं। वो कह क्या रहा है ज़रा सुने। इसने जब पढ़ा तो आप लोगों को तो दिल कर रहा था इसको दो लगाएं कि ये कर क्या रहा है, ये कह क्या रहा है। ठीक है, पता नहीं कौन सी ऐसी फिलॉसफी पढ़े जा रहा है जिसकी समझ नहीं आ रही। बेटा वो ये कह रहा है कि एक कतार है, उस कतार में ना लोग खड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। वो कहता है कि जो ए है ना, अगर हम कतार की बात करें, एक बंदा है उसका नाम है ए, हम कंसीडर कर लेते हैं वो अहमद है। अहमद जो है ना वो उस कतार की उस लाइन की लेफ्ट साइड से अगर काउंट करें तो वो 9वें नंबर पे खड़ा, 10वें नंबर पे खड़ा हुआ। ठीक है, मतलब अगर वो 10वें नंबर पे है तो 9 बंदे उसके इधर साइड पे। अब वो एक बात इतनी बता देता है, फिर वो कहता है कि एक बी पर्सन है, बिलाल समझ लेते हैं उसका। बिलाल जो है ना वो अपने राइट साइड से 9वें नंबर पे खड़ा हुआ। ठीक है, मतलब उसके राइट साइड पे कितने पर्सन है? 9 पर्सन है। अब हमने ये बात मान ली कि ये इतनी तक तो हमें समझ आ गया कि उसने हमें क्या किया है। यूँ समझें कि अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे खड़ा हुआ है अहमद। ठीक है, अपने लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे खड़ा हुआ है जी अहमद। अब वो अगली बात करता है और वो कहता है कि जो बी है ना वो अपने राइट साइड से, अब हम ये कंसीडर करते हैं बी है और बी अपनी राइट साइड पे कौन से नंबर पे है? 9वें पे है। ये 9, ये 8 7 6 और ये 5 4 3 2 1। अब ये बात आ गई यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि इन दोनों के बिटवीन कितना गैप है। इन दोनों के बिटवीन, एक तो लेफ्ट साइड पे उसने हमें बता दिया, एक राइट साइड पे बता दिया। अब ये दोनों आपस में कितने फासले पे खड़े हैं वो हमने बताना है। वो हमें कैसे बताता है? वो कहता है कि ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं। क्या करते हैं? जगह चेंज करते हैं। जब ये जगह चेंज करते हैं ना तो जो ए है ना वो आ जाता है इसकी जगह पे। ठीक है, ए जब इसकी जगह पे आता है, अब वो बजाय राइट साइड के डिस्टेंस बताने के वो कहता है कि जब ए बी की जगह पे आता है ना तो वो लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे आ जाता है। कितने नंबर पे आ जाता है? 15 नंबर पे आ जाता है। हमें एक बात समझ में आई कि जो बी था ना वो 15 नंबर पे खड़ा हुआ है। बी कितने नंबर पे खड़ा हुआ है? ऑलरेडी 15, क्योंकि ए उसकी जगह पे आया है। ए क्या हुआ है? उसकी जगह पे आया है और ए उसकी जगह पे आने के बाद लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे आ गया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जो बी था वो कौन से नंबर पे खड़ा हुआ है? 15 नंबर पे खड़ा हुआ था पहले। और उसने हमें ये भी बताया था कि बी की राइट साइड पे कितने बंदे हैं जी? 9 बंदे हैं, क्योंकि सॉरी 8 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 8 बंदे हैं। बी की राइट साइड पे कितने बंदे हैं? 8। अगर ये 15 पे है तो हमने आगे 8 नंबर काउंट कर लेने। 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है 23। इस क्वेश्चन की बच्चों को गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, आगे समझ नहीं है। इसको नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको थोड़ी थोड़ी आई है, इसको तो आई नहीं है। क्या आई है सर? आई है इधर आओ, इधर शाबाश। अगर मुझे अब समझ ना आई ना सर समझा समझाओ। प्रैक्टिस तो करूंगा फिर सब। नहीं अभी समझाओ, मैंने समझाया है। सर प्रैक्टिस करो फिर आपको सर। हाँ तो अभी थोड़ा बहुत तो आइडिया दो ना, जो समझ गया। जब खड़े हो बताया कि सर वो कि एक जब लाएंगे सर बी की जगह पर वो 15 पर है सर, तो उसके लेफ्ट पर वो कितने पर है? हम कैसे पता चलेगा तो 8 उस तरफ जाएंगे सर। वो आ जाएंगे, हमारा दिमाग खराब। वो बता रहा है कि वो बता रहा है। समझाओ आगे सर। समझा दे, तुझे किसने मना किया? आ जा। नहीं यार समझ आ गया। उस साइड पर फर्स्टली जो है ना पहले उसने हमें गिवन किया है कि जो ए है वो 10th नंबर पे खड़ा है।
10th पे फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड, अपनी लेफ्ट साइड से जो है ना वो 10th नंबर पे खड़ा है, और बी जो है वो अपनी राइट साइड से 9th नंबर पे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि ये दोनों आपस अपनी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, ए जो है वो बी की जगह आ जाता है और बी जो है वो ए की जगह पे आ जाता है। फिर उसने बताया कि बी जो है वो 15th नंबर पे है, तो बी जो है वो अपनी लेफ्ट साइड से 15th नंबर पे था, उसने ये बताया। उसके बाद आप इसकी राइट साइड जो है वो काउंट कर लें कितनी, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि 9 पे तो वो खुद खड़ा है ना, आगे उसके कितने 8 नंबर है, सिंपली इसको आप 15 में ऐड करेंगे तो 30। कोशिश अच्छी है, लेकिन मैं एक और तरीका यूज़ करता हूँ आप लोगों को समझाने का, उम्मीद है फिर समझ आ जाएगी। यहाँ पे ना मैं गिनती लिखने लगा हूँ 23 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी ये जी है लाइन है, ठीक है। पहले हमें नहीं पता था कि वट एवर जितने भी नंबर हैं हम, मैंने 23 तक, उससे आगे मैं लिख देता हूँ जी 100 आगे चल रहा है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि एक बंदा है उसका नाम है अहमद, वो खड़ा हुआ है कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे इस लाइन, ये जी अहमद आ गया हमारे पास 10वें नंबर। अब वो एक दूसरा बंदा कहता है वो है जी बिलाल, वो ये कह रहा है कि जो अहमद है ना वो अपने लेफ्ट साइड से, ये उसकी लाइन है और उसके लेफ्ट साइड पे 10वें नंबर पे खड़ा हुआ है। यहाँ तक समझ आ रही है बात की? यस सर। हेलो, जिंदा है? अच्छा, अब अगली बात वो कहता है कि हमारे पास एक और बंदा है और उसका नाम है जी बी, वो अपनी राइट साइड से 1 2 3 4 वो अपनी राइट साइड पे कौन से नंबर पे खड़ा हुआ है जी? 15 नंबर पे खड़ा हुआ है, और उसका नाम क्या है? नहीं, वो 15 नंबर पे नहीं खड़ा हुआ, वो अपने राइट साइड पे 9वें नंबर पे खड़ा हुआ है। ये देखें, इसकी इधर आप लोग गिने तो कौन कितने नंबर बन रहे हैं बेटा? 9 नंबर बन रहे हैं। वो अपनी इस साइड से 9वें नंबर पे खड़ा हुआ है और ये अपनी इस साइड से 10वें नंबर पे खड़ा हुआ है। हमने दरअसल इन दोनों के बिटवीन गैप देखना है कि ये कितना है। अब वो यहाँ पे एक काम करता है, वो कहता है कि ये जब उसकी जगह पे जाता है ना, ये जब उसकी जगह पे जाता है तो ये अपनी लेफ्ट साइड से ना 15वें नंबर पे आ जाता है, ये अपनी लेफ्ट साइड पे 15वें नंबर पे आ जाता है। बेटा ये जब उसकी जगह पे गया है तो हमें तो पहले ये नहीं पता चल रहा था कि जो बी है वो अपनी लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है। हमारे लिए मसला तो ये था ना, क्योंकि उसने हमें राइट साइड से बताया हुआ था, लेफ्ट साइड से उसने हमें नहीं बताया हुआ था कि बी कितने नंबर पे है। ये जब उसकी जगह पे गया है तो उसने हमें बता दिया है कि वो अपनी लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे है। अगर ये अपनी लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे है तो हमें ये पता चल गया कि ये 15वें नंबर पे है, और हमें ये पहले पता था कि जो बी है, यहाँ पे पहले बी खड़ा हुआ था, वो अपनी राइट साइड से कौन से नंबर पे है? 9वें नंबर पे है, ठीक है। तो हम इससे आगे 8 नंबर काउंट कर लेंगे, क्योंकि 9वें पे तो वो तो खुद खड़ा हुआ है। 8 नंबर काउंट करेंगे, जब हम 8 काउंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है जी? 23। आप उम्मीद है कि कुछ लगभग काम पहुंचा, समझिए ऐसे है। चलें एक बार और समझेंगे तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the 30 letter of English alphabet? बेटा M and M है इसका आंसर, आप लोगों को पता है, गिन लेंगे 13 लेटर। आपको बताया है कि हमारे पास जो J है वो 10वें नंबर पे आता है, K 11 पे है, L 12 पे है और M 13। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर M and M ही आता है हमारे पास, दोनों साइड से M ही है। बस वो आपको चबलाने के लिए M N देगा, M और देगा, लेकिन हमें पता है कि M ही आता है करेक्ट आंसर, तो M and M आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। If Rose is coded as 6821, रोज को कोड किया हमने क्या? 6821, आगे बोलो। chair is coded as चेयर इज कोडेड एज 73456, 73456, Preach is coded as 961473, Preach is coded 9614 9614 73। अब वो कोड किसका पूछ रहा है? सर्च का। सर ये बेटा, अब देखें ये ऑलरेडी क्वेश्चन समझाए हुए हैं आपको। यहाँ पे जो R है ना उसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। यहाँ से जो इधर से पहला है उसकी वैल्यू इधर से पहले की है, ये जो इधर से दूसरा O है उसकी वैल्यू इधर से दूसरा 8 है, ठीक है। ये जो S है उसकी वैल्यू 2 है,
अब हमने यहाँ से सब की वैल्यू इन लेटर की वैल्यू देखनी है और इनका कोड बनाना है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे एस कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है 2 है, तो मतलब मेरे पास एस की वैल्यू कौन सी बन रही है 2 बन रही है। उसके बाद मैंने ई की वैल्यू ढूंढनी है, बेटा ई इधर लास्ट पे है तो इसकी वैल्यू कितनी है जी 1 है, इधर 2 1 आ गया। उसके बाद अब मैंने देखनी है ए की वैल्यू, बेटा ए मेरे पास यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, इसकी वैल्यू क्या है 4। बेटा साथ साथ ऑप्शन भी देखते रहें, जिनमें ये 2 1 4 हो उसी को हो सकता है कि आपको आगे जाने की जरूरत ही ना पड़े, इधर ही ठीक हो जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैं आर की वैल्यू ढूंढता हूँ, आर मेरे पास इधर कौन से नंबर पे है 6 नंबर पे है, तो ये क्या आ जाएगा इधर 6 आ जाएगा। उसके बाद मैं सी की वैल्यू ढूंढता हूँ, तो सी मेरे पास सेकंड लार्ज यहाँ पे 7 आ जाएगा, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो इसका ये हमारे पास कोड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही है। Yes sir. जी बोलो। What is the next number in the following series? 17, 3, 51, 19, 3. बेटा पता है क्या है, उसने 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास आंसर क्या आया है 51। अब हमने 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 57। तो ये सीरीज है इसमें। जी बोलो आगे। What will 17 come है, next in the following? हाँ बोलो। In the series ACE. ए सी ई, बेटा ए छोड़ ए के बाद उसने बी छोड़ के सी दिया है, फिर डी छोड़ के क्या दिया है ई दिया है, हम एफ छोड़ के क्या दे देंगे जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी जी है। आगे बोले। 8 2 सर ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। 8 2 1/2 1/8। अच्छा वो वाला क्वेश्चन है, ये मैं समझ। आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए। यस सर। अच्छा 8 2 1/2 and 1/8 एंड 1/8। अब बेटा देखें जरा, हमारे पास ना 8 का हाफ होता है 4, ठीक है। उसने 4 नहीं लिखा बल्कि 4 का हाफ होता है 2, उसने 2 लिखा। एक स्टेप को छोड़ के उससे अगला जो हाफ था वो लिखा उसने। अब आगे आते हैं, 2 का हाफ होता है 1, उसने बेटा 1 नहीं लिखा, 1 का हाफ होता है 1/2, ठीक है, उसने 1/2 लिखा। अब आगे आते हैं, 1/2 का हाफ होता है 1/4, उसने 1/4 नहीं लिखा बल्कि 1/4 का हाफ है 1/8, उसने वो लिखा। अब हम देखते हैं 1/8 का हाफ होता है 1/16, ठीक है। अब हमने 1/16 नहीं लिखना बल्कि हमने लिखना है 1/32, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 1/32 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ink is to pen and lead इज टू पेंसिल। पेंसिल। बेटा इंक जो है वो पेन में लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि जो कच्ची पेंसिल है बेटा लेड, वो लेड की बनी होती है, इस वजह से उसको लेड बोलते हैं। उसके अंदर जो सिक्का होता है ना वो एक खास एलिमेंट है हमारे पास लेड, उससे मिलके बना होता है, इस वजह से उसको लेड पेंसिल बोलती है। अब वो उस पेंसिल के अंदर लिखने के लिए हमारे पास क्या चीज इस्तेमाल होती है लेड इस्तेमाल होती है। तो हमने क्या करना है, इंक इज टू पेन and lead is to pencil. What will come next in the following series? हाँ। Is EV, EW, EX, EY and EZ आ जाएगा। EV, EW, EX, ये सबसे मुश्किल सवाल है। Yes sir। EY और आगे उसने इस तरह से क्वेश्चन मार दिया। बेटा ई सब में कॉमन है, बाकी ABC तो शायद आप लोगों में से किसी को आती हो, ठीक है। V, W, X, Y, यहाँ पे Z आ जाएगा और E उसी तरह कॉमन रहेगा। तो इसका जो फॉलोइंग सीरीज हमारे पास बन रही है वो कौन सी बन रही है इजी। इसी के साथ ही बेटा आज हमारे पास वर्बल के 90 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अभी अगर आप लोगों को किसी को कोई मसला हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह आप नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मंडे वाले दिन। चलें लास्ट में दुआ करते हैं माशाल्लाह। अभी मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा लड़ना भी था लेकिन आई टाइम शॉर्ट है वो। चलें दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह अच्छे लोगों से दोस्ती नसीब फरमा दो, बुराई से बचा, बुरी सोबत से बचा। इन सब तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सुनते हैं सारे सबको इज़्ज़त अता फरमा दें, इज़्ज़तों से नवाज या अल्लाह करम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियदिकुल ईमान।